आखिर क्यों ये एक और नया युद्ध इस वक्त छिड़ता हुआ नजर आ रहा है? अब वहाँ पे एक हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है। अब दोनों देश जो कहते हैं कि ये मंदिर हमारा है। आईसीजे ने जो फैसला दिया वो फैसला दिया है कंबोडिया के पक्ष में, लेकिन थाईलैंड इस बात को मानने से इनकार करता है। ये जो सिचुएशंस आप देख रहे हैं, जो एस्केलेशन आपने अभी देखा है, ये कितना अभी आपको खतरनाक नजर आ रहा है? पे शेलिंग किया गया है, लेकिन नुकसान देखिएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे नुकसान थाईलैंड को जाता है। अब मिलिट्री तौर पर दोनों देश की जो मिलिट्री है वो मोरलेस इक्वल है, एयरफोर्स भी इक्वल। समझना पड़ेगा कि इन देशों में मिलिट्री का इस्तेमाल बतौर पुलिस होता है। तो ये सिचुएशन है, ये एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आ जाएगा। 2-3 दिन के अंदर ही उभय पक्ष बैठ के आपस में तनाव कम करने के और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तय कर लेता है कि बाउंड्री जो वो 1 किलोमीटर उधर है कि आधा किलोमीटर इस तरफ है, वो डिस्प्यूट वो आस्ते आस्ते अलग अलग सर्वेस की मदद से कर लेंगे। दो साउथ ईस्ट देशों के बीच में तनाव का माहौल होता है तो चाइना छलांग मार देता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लगातार हालात तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे पर हमला कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह कि कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर आरोप लगाया गया है कि अपने जेट्स का इस्तेमाल भी कंबोडिया पर हमला करने के लिए किया गया है। आखिर क्यों ये एक और नया युद्ध इस वक्त छिड़ता हुआ नजर आ रहा है? ये तनावपूर्ण हालात आखिर क्यों हैं, क्या है इसका बैकग्राउंड, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो हालात हैं वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, किस ओर ये युद्ध जाता हुआ दिख रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। गजेंद्र कश्यप साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए गजेंद्र कश्यप सर की जो सिचुएशंस इस वक्त दिख रही हैं ये क्या कह रही? ये आज सुबह का डेवलपमेंट है। इसके पहले आप देखेंगे जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही जो लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था बॉर्डर पे, उसमें 5 थाई सोल्जर्स क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद से ही ये मामला कुछ ज़्यादा संगीन हो गया था। इसके पहले मई के महीने में एक थाई सोल्जर का भी स्कफल हुआ था उसी बॉर्डर पे, जिसको हम लोग डिस्प्यूटेड बॉर्डर कहते हैं। एक्चुअली दोनों दोनों देश का बॉर्डर लाइन देखेगा तो तकरीबन 817-820 किलोमीटर्स का है। और ये चूंकि बहुत पुराना मामला है, कॉलोनियल इरा का उसमें संलग्न है, तो कहीं कहीं जो टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, टेरिटोरियल ओवरलैप जो हो जाते हैं उस कारण से हैं। अब वहाँ पे एक हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है। अब दोनों देश जो कहते हैं कि ये मंदिर हमारा है, और कुछ डिस्प्यूट्स जो टेरिटोरियल जो होते हैं ओवरलैपिंग की वजह से हैं, तो ये ओवरलैपिंग ऑफ टेरिटोरियल लैंड्स जो हैं उसके कारण से हैं। और मंदिर जो खमेर मंदिर करके है, हजारों वर्ष पुराना हिंदू मंदिर है। अब दोनों दोनों देश कह रहे हैं कि ये मंदिर हमारा है, इसको लेके ही झगड़ा है। 1950 मतलब आप देखेंगे तो 1940 के दशक तक तो मामला दोनों देश में अच्छा था, दोनों एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे और बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं था। 1950 में कंबोडिया ने जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला किया कि भाई हमारा डिस्प्यूट है और ये मंदिर जो है हमारा है, ना कि थाईलैंड का है। 1963 में जाके आईसीजे ने जो डिसीजन दिया इनके फेवर में दिया। एक बार फिर से यही चीज चलता है 2008 और 11 के बीच में, देखेगा इनके दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा ही स्कफल होने लगे थे, फिर वही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेके ही हो रहा था। फिर 2013 में आईसीजे ने जो दिया मंदिर कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है, जो आप थाईलैंड देखेंगे तो वहाँ पे एक सुरीन प्रोविंस है और कंबोडिया का ओदार मेचेन प्रोविंस है। इन दोनों के मतलब अपने अपने प्रोविंस कहते हैं, वहाँ पे मंदिर है। तो 2013 में आईसीजे ने जो फैसला दिया वो फैसला दिया है कंबोडिया के पक्ष में, लेकिन थाईलैंड इस बात को मानने से इनकार करता है। खैर मतलब ये हम लोग हर जगह देखते हैं कि मतलब चाहे उक्लास का हो या आईसीजे का हो, डिसीजन जो देश दोनों में है वो मानने को तैयार नहीं है। अब यही जो मुख्य बिंदु है दोनों का एग्रेशन का, यही है। अब अभी आप देखिएगा तो कंबोडिया क्या बोल रही है, कंबोडिया बोल रही है कि इट इज आर्म्ड और मिलिट्री एग्रेशन फ्रॉम थाईलैंड साइड। थाईलैंड बोल रही है कि नहीं, ये कंबोडिया ने हम पे हमला किया है, या कंबोडिया ने सर्विलेंस ड्रोन दिए हैं। सर्विलेंस ड्रोन पहले आया, उसके बाद मिलिटराइज्ड वेपन सिस्टम जैसे रॉकेट लॉन्चर्स आए और उन्होंने हम पे हमला किया है, हमने टेलेट किया है। कंबोडिया इसका ठीक उल्टा बोलता है कि थाईलैंड ने हमला किया है, हमने टेलेट किया है।
नुकसान क्या हुआ है अभी आप मतलब जो लेटेस्ट है, थाईलैंड के तकरीबन 12 लोग, मतलब उसमें से मेरे ख्याल से 11 सिविलियंस हैं, एक सोल्जर को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बिल्कुल, यानी सिचुएशंस बहुत ज्यादा टेंस हैं जो हम सर यहां पर अभी तक समझ पा रहे हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा, हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी हैं इस वक्त। सर, ये जो सिचुएशंस आप देख रहे हैं, जो एस्केलेशन आपने अभी देखा है, ये कितना अभी आपको खतरनाक नजर आ रहा है दोनों देशों की? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, और कंबोडिया ने तो ये भी कहा कि फाइटर जेट्स का इस्तेमाल थाईलैंड ने किया है। जी हाँ, दोनों देशों के बीच में ये तनातनी तो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर दशकों से चली आ रही है। जी। जैसा कि अभी बताया जा रहा था, इसके पीछे तो सैकड़ों पुरानी या दशकों पुरानी हिस्ट्री है। हम्म। ये सब कंट्रीज जो थे एक समय में ब्रिटेन, फ्रांस, डच, इनके नीचे आया करते थे। अब वहां पर जो मोनार्कीज हैं वो जब तक पावरफुल रहती हैं, तब तक तो वो किंग्स हुआ करते थे। हम्म। तो वो आपस में बातचीत करके बॉर्डर क्लैशेस को थोड़ा अवॉइड कर लेते थे। हम्म। ये सब दिक्कतें इसलिए आती है क्योंकि जब ये देश यूरोपियन पावर्स के नीचे आए, समझिए फ्रेंच के नीचे आए, तो 1907 में उन्होंने ये मैप बना लिया था। हम्म। उसके पहले अगर हम एंशियंट टाइम या मेडिएवल समय के बारे में बात करें, तब उस जमाने में इन देशों में, भारत में भी नक्शे का कोई विशेष कोई प्राधान्यता नहीं थी। नक्शा बनाने का कोई चालाव या हम्म। इस तरफ लोगों को कोई आइडिया नहीं था। हम्म। पुराने जमाने में एशिया के ज्यादातर देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में तरीका ये होता था कि एक अंडरस्टैंडिंग होती थी राजघरानों के बीच में कि ठीक है, पहाड़ के उस तरफ तुम्हारी जमीन और जंगल के इस तरफ मेरी जमीन। अभी हो गया है कि यूरोपियन पावर्स जब तक थे, उन्होंने तो इन सब चीजों को कंट्रोल में रखा। हम्म। लेकिन जब यूरोपियन पावर्स, ये फ्रेंच, डच, ये लोग वापस चले गए, जी। ब्रिटिश, तो हम्म। उसके बाद राजघरानों का जो पकड़ था वो आस्ते आस्ते कम हो गया। ओके। तो हो क्या रहा है कि इन सब देशों में डेमोक्रेसी आ रही है। डेमोक्रेसी आने के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज पकड़ में आ रही हैं। हम्म। सर्वे कर करके दूर दराज के जंगलों में खनिज पदार्थ निकल रहे हैं। जंगल जहां पहले कोई जाता नहीं था, अब इन जंगलों में जो पेड़ उगते हैं वो बहुमूल्य हो गए हैं। दुनिया भर के देश फर्नीचर बनाने के लिए यहाँ आके इन जंगलात से लकड़ी चाहते हैं। तो दूर दराज के बॉर्डर एरियाज में जहां आज से 40 साल, 30 साल पहले तक कोई सड़कें नहीं थी, अब सड़कें बन गई हैं। तो उभय पक्ष की जो ट्राइबल एरियाज हैं, जी। वो कांटेक्ट में आने शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए तनातनी हो रही है। और जैसे कि अभी बताया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने विचार दिए हैं। ये मानना पड़ेगा कि आईसीजे के जो वर्डिक्ट्स होते हैं, उनको जमीन पर पालन करना उभय पक्ष की जिम्मेवारी होती है। कोई थर्ड आईसीजे के वर्डिक्ट को जमीन पर लागू करने के लिए कोई थर्ड पार्टी या कोई बाहर से कोई पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री आके उसको लागू नहीं करती है। जी। तो ये जो वो टेंशन है, ये इससे पहले भी इस तरह से फ्लेवर आउट हुए हैं। बिल्कुल। इस बार भी 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे दोनों पक्ष जो हैं इसको द्विपक्षीय वार्तालाप मानते हुए हम्म। ये लग रहा है आपको आपस सर में बातचीत करके कि जो सुलझाएंगे। जो ये सिचुएशन है, ये एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आ जाएगा? ये पहले भी हुआ है और दोनों देशों ने बात भी की है, और जैसा आपने कहा कि आईसीजे की तरफ से अगर कोई भी वर्डिक्ट दिया जाता है तो दोनों पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं। और थाईलैंड ने कंबोडिया को जो भी आईसीजे की तरफ से उनके समर्थन में फैसला दिया गया था, प्रिय विहार को लेकर भी, मंदिर को लेकर भी, उसे जो है वो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि मंदिर के साथ साथ आसपास का जो पूरा एरिया है वो भी कंबोडिया के पास चला जाएगा। आप कह रहे हैं कि बातचीत के टेबल पर दोनों देश आ जाएंगे, ऐसा संभव दिख रहा है जो इस वक्त तनातनी हम देख रहे हैं, हमले लगातार हम देख रहे हैं? जी हाँ, होता ये है कि जैसे यूनाइटेड नेशन है या ये सारी कंट्रीज जो हैं किसी ना किसी ब्लॉक के मेंबर हैं, आसियान जैसे ब्लॉक के मेंबर हैं। जी। ये सारे देश जो हैं मोरलेस चीन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। हम्म। तो यूनाइटेड नेशन कोशिश करती है, लेकिन देखिए यूनाइटेड नेशन का बहुत क्लियर है कि जब तक दोनों उभय पक्ष यूनाइटेड नेशन के फोरम में जाकर इस चीज को उनके यूएनएससी में या यूएनजीए में मामला नहीं उठाते, तब तक यूनाइटेड नेशन ऐसी चीजों से दूर रहता है। कहता है कि ठीक है, द्विपक्षीय मामला है, आपस में सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस यूरोपियन पावर्स के जाने के बाद आस्ते आस्ते इन्फ्लुएंस तो अमेरिकन का भी खत्म हो गया है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी खत्म हो गया है। जी। तो वहां पर इन्फ्लुएंस चीन की आस्ते आस्ते बढ़ रही है। थाईलैंड की बात अगर हम करें तो ठीक है,
अमेरिकन डिप्लोमेट्स वहाँ काफी एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल। कंबोडिया की अगर हम बात करें, चाइनीज डिप्लोमेट्स काफी एक्टिव रहते हैं। हम्म। तो सब कंट्रीज कोशिश करती हैं कि ये भविष्य में ये तो उनके साथ अलाइन हो जाए। हम्म। तो वो भी ग्रेटर गेम का एक हिस्सा है। जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो पहले के जो ऐसे वाले इंसिडेंट्स हुए थे, हम्म। 2-3 दिन के अंदर ही उभय पक्ष बैठ के आपस में हम्म। तनाव कम करने के और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तय कर लेता है। सिर्फ ये है कि बोलते हैं कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, हम्म। कि बाउंड्री जो वो 1 किलोमीटर उधर है कि आधा किलोमीटर इस तरफ है, वो डिस्प्यूट वो आस्ते आस्ते अलग अलग सर्विस की मदद से कर लेंगे, हम्म। डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल। और जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी उसी को लेकर है, क्योंकि वही सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकल रहा है। गजेंद्र सर, आपको क्या लग रहा है इन सिचुएशंस के बीच में इंटरनेशनल लेवल से कोई बात होगी, शुरुआत होगी? क्योंकि कंबोडिया जो है वो यूएन में भी गया, आपातकालीन बैठक की मांग भी कंबोडिया की तरफ से की गई। थाईलैंड ने हालांकि इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। हाँ, मतलब जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हुन मैनेट, उन्होंने तो यूएनएससी के जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर है पाकिस्तान के, उनको लिखा हुआ है कि वी शुड कॉल फॉर अर्जेंट मीटिंग, इसको दिया है। उन्होंने बोला है दिस एन आर्म्ड अग्रेशन फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड को दोस्ती करार देते हुए उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि इस बारे में जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाए। उधर आप देखेंगे दोनों देश जो है, थाईलैंड और कंबोडिया, दोनों ही आसियान के मेंबर हैं, और आसियान का भी जो प्रेसिडेंटशिप है वो है म्यांमार के पास। ओके। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि दोनों से बात करेंगे। दोनों से बोला भी गया है कि आप डायलॉग कीजिए, और जो अभी तनातनी माहौल बना है बॉर्डर पे उसको डिएस्केलेट कीजिए। उधर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का भी एक स्टेटमेंट आया है कि बोथ द कंट्री शुड गो फॉरवर्ड फॉर डायलॉग एंड ब्रिंग डाउन द टेंशंस। जी। तो ये बातें हुई हैं। अब जैसे अभी शुरुआत में सर ने बताया कि भी F-16 का इस्तेमाल किया गया है। जी। उन्होंने कंबोडिया कहते कि हमारे 2 इलाके हैं जहाँ पे शेलिंग हुआ है। एक तो है उदार और एक है एक और प्रे बिहार करके कोई जगह है, जी। जी, जो जहां पर शिव प्रोविंस मंदिर है। दोनों जी। हाँ, जहाँ पे मंदिर है, दोनों पे शेलिंग किया गया है। लेकिन नुकसान देखिएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे नुकसान थाईलैंड को ज्यादा हुआ है। अब ये तो मतलब सर्वविदित है कि हर जगह ही देखा गया है कि मतलब वंस यू कम टू द डायलॉग टेबल, शायद शांति तभी बरकरार हो सकती है जब आप बातचीत करें। ओके। और बॉर्डर का बताया ही है, सर ने बताया भी है कि ये जो देखेंगे तो ये जो फ्रेंच कॉलोनी थे ये लोग, मतलब कंबोडिया वाज इन फ्रेंच कॉलोनी। तो जितने भी आपके मैप्स वगैरह हैं उन्होंने ड्रॉ करके दिए हैं। बिल्कुल। मैप जब ड्रॉ करके दिए हैं तो थाईलैंड को कुछ माने नहीं है, कंबोडिया कुछ माने नहीं है। आपने बताया कि यदि आईसीजे की रूलिंग को थाईलैंड मानता है तो उनका उनका ये है कि ना कि मंदिर के इलाके के जितने पूरे 2 इलाके हैं वो पूरे के पूरे कंबोडिया के पास रहेंगे। एक अच्छा साइजेबल कहते हैं ना वो चंक ऑफ लैंड विल गो टू कंबोडिया, बिल्कुल। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल थाईलैंड। ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स में ये होता है। लेकिन आप यदि कोई थर्ड पार्टी को इसमें एंगेज करेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों उस थर्ड पार्टी की बात को मानेंगे। लेकिन ऐसा होते तो देखा नहीं है अभी तक। अभी इसके पहले भी बातें हुई हैं, फिर भी बैक टू स्क्वायर वन। 2013 में जब आज से सोचिए कि 10-12 साल पहले जब आ गया फैसला कि ये जगह पे जो हक है वो कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड मान नहीं रहा है। तो एक बार फिर से आप जाएंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल या परसों जब भी मीटिंग हो, दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। बिल्कुल। बस। ज्ञान सर, मैं थोड़ा सा इसमें लेकिन जो समझना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम वहाँ हाँ, के बोलिए। धार्मिक जो वहाँ पर धर्म है उनका अगर आप बैलेंस देखेंगे, क्योंकि जाहिर है जो जड़ें हैं वो भारत से जुड़ती हैं, चाहे आप यहाँ पर बात कीजिए कंबोडिया की भी, चाहे आप बात कीजिए यहाँ पर थाईलैंड के अंदर भी, वहाँ पर भी जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं वो हैं। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो बहुतायत में वहाँ पर है, बड़े ज़्यादातर जो लोग हैं वो थाईलैंड के अंदर बौद्ध धर्म को जो है मानते हैं। फिर ये प्रिय विहार जो मंदिर है, इसे लेकर विवाद क्यों है? ये जहाँ तक मेरे समझ से है, ये धर्म से थोड़ा हटके देखेगा तो ये जो टूरिज्म है ना, टूरिज्म को लेकर इकोनॉमी को हिट करेगा। इसीलिए वहाँ पे ज्यादा इट्स मोर ऑफ एन इकोनॉमिक हिट दैट अदर कंट्रीज विल फेस दैट पर्टिकुलर लैंड इज गिवन टू वन ऑफ देम। तो अभी ये कंबोडिया के पास है, तो वहाँ पे आप देखेगा कि वहाँ सैलानी खूब सारे जाते हैं। और अभी जब से ये शेलिंग शुरू हुआ है, दोनों देशों ने टूरिस्ट वहाँ जाने से मना कर दिया है, स्कूल्स बंद कर दिए हैं। तो ये टूरिज्म पे इम्पैक्ट होगा। टूरिज्म पे इम्पैक्ट का मतलब है आपकी अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट। तो धर्म से ज्यादा अर्थव्यवस्था की ओर हो गया, बिकॉज वहाँ जाते हैं सैलानी, हमारे यहाँ से जाते हैं और देश जाते हैं। थाईलैंड के बहुत सारे नेशनल्स वहाँ आते हैं, उस जगह पे जाते हैं। तो ये इकोनॉमी को हिट करने की बात है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो योगेंद्र नाथ सर, ये जो टकराव है
इसमें दोनों देश कहाँ एक दूसरे के सामने ठहरते हैं, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो सिचुएशन है? क्योंकि कंबोडिया का अगर हम पूरा मेजर करने की, उसकी ताकत को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो अभी वर्तमान में तो थाईलैंड से पीछे नजर आता है। देखिए, थाईलैंड जो है हमेशा से ही हिस्टोरिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पिछले कुछ दशकों से अमेरिका के थोड़ा ज्यादा ही पास रहा है। मिलिट्रीली क्या होता है कि इन देशों में जैसे कंबोडिया है, जब तक अमेरिका वियतनाम के ऊपर हमला कर रहा था तब नाना करोड़ से अमेरिका को वियतनाम के साथ साथ कंबोडिया के ऊपर भी हवाई हमले करने पड़े थे। तो कंबोडिया कम से कम 70-80 के दशक तक चीन के पास रहा, चीन के इन्फ्लुएंस में रहा। अब मिलिट्री तौर पर दोनों देश की जो मिलिट्री है वो मोरलेस इक्वल है, एयरफोर्स भी इक्वल है, और दोनों देश जो है अपने, ये समझना पड़ेगा कि इन देशों में मिलिट्री का इस्तेमाल बतौर पुलिस होता है। ये जो दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, हमारे जैसे पुलिस का रोल अलग होता है, बॉर्डर गार्ड्स या पैरामिलिट्री का रोल अलग होता है, मिलिट्री का रोल अलग होता है। इन साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीका के कई देशों में बॉर्डर पुलिसिंग का काम जो है, पुलिस रोल जो होता है, वो भी इनकी फौज कर लेती है। तो टेंशन 2 दिन में बढ़ता है, फिर 2 दिन में कम भी हो जाता है। ज्यादातर दिक्कत इसलिए आती है कि इन सब देशों में जो सेंट्रल अथॉरिटी है उनकी बॉर्डर एरियाज में ऐसे भी कमजोर पकड़ है। होता क्या है कि बॉर्डर एरियाज जो है हमेशा रिमोट एरियाज रहे हैं, वहां ज्यादातर ट्राइबल्स बसते हैं। हिंदी में कहूँ तो जैसे आदिवासी, तो वो जो है सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में ऐसे भी नहीं रहते, वो उस तरफ जाते रहते हैं अपनी मवेशियों को चराने के लिए, उस तरफ से ट्राइबल्स इस तरफ आते रहते हैं शिकार करने के लिए या पानी का स्रोत ढूंढते आ जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए आ जाते हैं। ऐसा दुनिया के सभी देशों में होता है। जैसे अगर आप भारत में भी देख लें, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, बर्मा के साथ जो बॉर्डर है, वो ट्राइबल लोग कभी सेंट्रल अथॉरिटी से हुक्म आ जाता है कि वो बॉर्डर स्टोन के उस तरफ मत जाओ, वो सुनते नहीं है, वो बॉर्डर के उस तरफ जाते हैं, बॉर्डर के इस तरफ आते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया में एक और चीज है कि जो छोटे छोटे कबीले थे उनमें हमेशा अक्रॉस द बॉर्डर रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। मतलब बॉर्डर के इस तरफ जो छोटे छोटे किंग नहीं तो बड़े बड़े जमींदार टाइप हैं, वो बॉर्डर के उस तरफ जो बड़े बड़े जमींदार हैं, लैंड होल्डर्स हैं, उनके साथ अपने लड़का लड़की का शादी करते रहे। ये वहाँ हजारों साल से, सैकड़ों साल से रहा है। तो ट्रेडिशनली जमीन पर एक लाइन ड्रॉ कर देने, देखिए उनकी मानसिकता के बारे में सोचे होगा। जैसे भारत में हम लोग सब MBA पढ़ जाते हैं, ग्रेजुएट बन जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि जमीन में एक लाइन ड्रॉ कर लो तो हम उसका पालन करेंगे। ट्राइबल एरियाज में जहां उस नकली बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ रोटी बेटी का रिश्ता हो, वो इन सब चीजों को समझते नहीं, उनको समझ नहीं आता कि क्या बात है, ये बड़े बड़े साहब लोग बड़े बड़े शहर से आके हमें क्यों बोल रहे हैं कि मैं जंगल के उस तरफ ना जाऊं। तो मामला इस तरह से बढ़ता जाता है। जी जी बिल्कुल। और मैं अंत में ये भी जानना चाहूंगा कि अब भारत का इस पर क्या रुख रहेगा और पूरी दुनिया आकर इसे किस तरीके से जो है वो गजेंद्र सर देखेगी? देखिए, मैंने बताया कि अभी जैसे आसियान का दोनों मेंबर हैं, तो जो आसियान की जो भी लीडरशिप है वो म्यांमार, इनके मलेशिया के पास है। मलेशिया के PM ने दोनों से बात करने की मतलब गुजारिश की है, दोनों से आज शाम तक या देर रात तक बात करेंगे। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बोला है कि दोनों देश को डायलॉग की तरफ रुख करना चाहिए और डायलॉग करके डिस्कस कीजिए और शांति बनाए रखिए। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आया है और भारत भी मोरलेस यही स्टेटमेंट देगा कि दोनों देश जो नेबर्स हैं और दोनों में देखेगा हजारों वर्षों के रिश्ते हैं। अभी 1950 के बाद थोड़े मतलब रिश्तों में थोड़ी दरार आई है, बट ओवरऑल देखेगा तो मोटा मोटा अच्छे हैं, ठीक है। तो दोनों को बातचीत करके जो भी समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। यूएन में समय ख्याल से कल सिक्योरिटी काउंसिल इस बात को लेगी, वहां भी आरोप प्रत्यारोप के बाद दोनों को वही हिदायत दी जाएगी कि बोथ ऑफ यू शुड जस्ट sit across the table and call for peace। ठीक है, ये एक बिल्कुल ये ऐसा स्टेटमेंट जो बार बार पूरी दुनिया की तरफ से हमने देखने को मिलता है जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट इन दो देशों के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। देवनाथ सर, एक लास्ट कमेंट आपसे यही मैं समझना चाहूंगा, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर हो सकता है, भारत का क्या स्टैंड इस पर रहेगा?
देखिए, दुनिया पर डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन दुनिया चिंतित इसलिए खासतौर से पश्चिमी देश या अमेरिका इसलिए चिंतित हो जाते हैं जी। कि ऐसा जब भी 2 साउथ ईस्ट देशों के बीच में तनाव का माहौल होता है, तो चाइना छलांग मार देता है। ये पिछले 2 दशक से बहुत क्लियर चाइना की स्ट्रैटेजी रही है। हिंदी में अगर हम देखें तो 2 उसके बीच में लड़ाई हो रही थी, तो रोटी तीसरा छीन कर ले गया। तो पश्चिमी देशों का इन्फ्लुएंस, खासतौर से अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है इन देशों से आस्ते-आस्ते कम हो रहा है। और चाइना जो है इन सब देशों के साथ अपनी मित्रतापूर्ण संबंध बनाना चाहता है। बीआरआई के तहत चाइना इन सब देशों के राजधानी तक, इन सब देशों के जो पोर्ट्स, हार्बर्स, बंदरगाह है, वहां तक सड़क बनाना चाहता है। जी। तो चाइना को एक मौका मिल जाता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इन देशों में, चाहे ट्रू डेमोक्रेसी हो या शैम डेमोक्रेसी हो या राजतंत्र हो, उनको अपनी पकड़ में लेने के लिए। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए इस चर्चा में कि आखिर क्या कुछ जो है ये युद्ध इस वक्त जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस वक्त जो तनावपूर्ण स्थिति है वो दोनों के देशों के बीच में इस वक्त देखने को मिल रही है। यूएन तक का रुख जो है वो किया गया है, लेकिन क्या ये शांति जो है वो देखने को मिलेगी या फिर ये युद्ध अभी और जो है वो भड़कता हुआ दिखेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आनंद सर, गुड कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद।